Now look for the first question for today's class. NC0 into 2NCN minus NC1 into 2n minus 1 Cn plus NC2 into 2n minus 2 Cn and up to minus 1 raised to power n NCN into NCN prove करना हमें equals to 1. Previous class we have discussed many questions based on multiplication of the two series. और मल्टीप्लाई करते हैं हम कब? जब हम ये ऑब्जर्व करते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर कमिंग इन प्रोडक्ट, वी थिंक अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू सीरीज. और कल काफी सवाल बनाए थे हमने इसमें. इनफैक्ट वी आल्सो डिस्कस द क्वेश्चन कि पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रेट करें और इंटीग्रेट करने के बाद में मल्टीप्लाई करें. ठीक है ना. यहां पर भी अगर आप क्वेश्चन वाइज देखते हैं तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर इन मल्टीप्लिकेशन, तो यू थिंक अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू सीरीज. लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है. अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सीरीज के बारे में आप सोचते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम ये होती है कि कौन सी दो सीरीज, NC0, NC1, NC2, NC3, दैट इज ओके. चलिए ठीक है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n की सीरीज हम देख लेते हैं. लेकिन जो सेकेंड सीरीज की बात करें, ये है 2NCN, ये है 2n माइनस 1 Cn, ये है 2n माइनस 2 Cn, ये है 2n माइनस 3 Cn, 2NCN. अब यहाँ परेशानी ये है कि 2NCN जो अपीयर होगा, ये 2NCN अपीयर होगा, जो सीरीज है वो 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n होना चाहिए, तभी तो 2NCN अपीयर होगा. अगर ये 2n माइनस 1 Cn की बात करता हूं तो 2n माइनस 1 Cn में भी एक दिक्कत ये है कि 2n माइनस 1 दैट विल अपीयर इन द सीरीज ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 2n माइनस 1. आप किन दो सीरीज को मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ तो हर ये कोएफिशिएंट्स आर डिफरेंट. ये 2NCN, ये 2n माइनस 1 Cn, 2n माइनस 2 Cn, 2n माइनस 3 Cn, और इनफैक्ट इसमें से एक है NCN जो लिखा है, दैट इज नथिंग बट 2n माइनस NCN. दैट इज नथिंग बट, समझाने के लिए और लिख देता हूं इसको, 2n माइनस NCN. ये तो सब डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं. ये सारे डिफरेंट सीरीज के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं. किन दो सीरीज को आप मल्टीप्लाई करोगे? आप नहीं कर पाओगे. आप यहां पर दो सीरीज के मल्टीप्लिकेशन के बारे में प्लान नहीं कर पाओगे. कहां से क्वेश्चन? बेहतरीन सवाल है. ये सब डिफरेंट सीरीज के कोएफिशिएंट्स हैं. यहां पर जो ऑब्जर्व करने वाली बात है, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है दोस्तों, 2NCN, 2n माइनस 1 Cn, 2n माइनस 2 Cn. एक्चुअली ये सारे जितने Cn, 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 all these are coefficients of and coefficients of x raised to power n in different series. It's altogether different question. जब मैं बात करता हूँ 2NCN की, तो 2NCN is what? That is nothing but coefficient and coefficient of x raised to power n in 1 plus x raised to power 2n. Coefficient of x raised to power n in 1 plus x raised to power 2n, that is equals to 2NCN. चेक करिए. इसका जनरल टर्म लिख के देखेंगे, और जनरल टर्म लिखने के बाद में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं TR plus 1 is equals to, you'll be getting 2NCN. That is nothing but the coefficient of x raised to power n in 1 plus x raised to power 2n. 2n minus 1 Cn. अब ये 2n minus 1 Cn, that is again nothing but coefficient of x raised to power n in series is different here. कैसे पहचान रहे हैं? 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3, इनको देख के पहचान रहे हैं हम. in 1 plus x raised to power 2n minus 1, that is nothing but 2n minus 1 Cn. Likewise, समझाने के लिए एक और पॉइंट लिख देता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power n in 1 plus x raised to power 2n minus 2, that will be equals to 2n minus 2 Cn. और ये बहुत बड़ी हिंट है, और हमने लिख दिया ओवरऑल जो था उससे लिखा हमने, that is nothing but coefficient and coefficient of x raised to power n in, बोले सर इसका क्या किया NC0, let it be as it is. Coefficient of x raised to power n in NC0 is there, जैसा है वैसा है.
ये कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n in 1 plus x raised to power 2n is 2n Cn plus ये minus in fact minus of nc1 is there 2n minus 1 Cn 2n minus 1 Cn is nothing but the coefficient of x raised to power n in 1 plus x raised to power 2n minus 1. ठीक है, प्लस nc2 1 plus x raised to power 2n minus 2, right? Then minus, alternate plus minus, plus minus 1 raised to power n, that is minus 1 raised to power n, ncn 1 plus x raised to power 2n minus n. वन प्लस एक्स रेस टू पावर 2n, ये 2n माइनस 1, ये 2n माइनस 2 एंड अप टू 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n. ठीक है, क्या कॉमन ले सकता हूं इसमें से मैं? वी वांट टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू पावर n इन, वी हैव टेकन 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n, क्योंकि यहाँ पे देखो ना आप लास्ट में जाके 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n है, तो 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n कॉमन लिया. nc0 1 plus x raised to power n minus nc1 1 plus x raised to power n minus 1 plus nc2 1 plus x raised to power n minus 2 राइट. 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n कॉमन लिया. बोले सर आप क्या करोगे? नाउ थिंक अबाउट, अगर मैं 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n, हियर 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n माइनस 1, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n माइनस 2 और लास्ट में जाते जाते 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 0. दोस्तों अगर मैं 1 प्लस एक्स को t अज्यूम करता हूं, इफ आई टेक 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू t, थिंक अबाउट nc0 t रेस टू पावर n minus nc1 t raised to power n minus 1 plus nc2 t raised to power n minus 2 up to minus 1 raised to power n ncn t raised to power 0. That is nothing but expansion of which series? ये किसका एक्सपेंशन होगा? अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहे हैं तो माइनस वाली सीरीज तो है, लेकिन t raised to power n, t raised to power n minus 1, t raised to power n minus 2 up to t raised to power 0, that will be clearly an expansion of t minus 1 raised to power n. आ रही बात समझ में आपको? That will be nothing but the coefficient, that is nothing but the expansion of t minus 1 raised to power n. Actually it is coefficient of x raised to power n in 1 plus x raised to power n into, that is t minus 1 raised to power n, t minus 1 raised to power n that is t minus 1 raised to power n. आपको रिक्वायर्ड क्या है? आपको रिक्वायर्ड है कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n, किसमें? इन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n इनटू x रेज़ टू पावर n. अब आपको x रेज़ टू पावर n का कोएफिशिएंट रिक्वायर्ड है. ये x रेज़ टू पावर n यहां पर ऑलरेडी आ रहा है, x रेज़ टू पावर n इनटू 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n. तो क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n या x रेज़ टू पावर n आने वाला कब है? वो केवल तभी आएगा जब कांस्टेंट टर्म, फर्स्ट टर्म, coefficient of x raised to power n in x raised to power n into 1 plus x raised to power n. दोस्तों इसमें nc0 जो पहली टर्म होगी उसी में ये x raised to power n का मल्टीप्लाई होगा तभी x raised to power n मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. बाकी सारी हायर डिग्री की टर्म्स होंगी. दैट इज नथिंग बट 1. रिजल्ट इज व्हाट? रिजल्ट इज 1.
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअल में क्या होता है कि जब मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर कमिंग इन द मल्टीप्लीकेशन। वी हैव डिस्कस 3 4 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट यस्टरडे। और हमने क्या किया था, हर जगह दो सीरीज के मल्टीप्लीकेशन के बारे में प्लान किया था और दो सीरीज को मल्टीप्लाई किया था और अपने काम का कोएफिशिएंट हमने कहा था कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n या कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n-1 या कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n-2 कुछ ऐसा। अब की बार क्या गड़बड़ हुई, यहाँ पे भी अपीयरेंस वाइज तो ऐसे ही लगता है कि ये दो सीरीज का मल्टीप्लीकेशन होगा, लेकिन आप जब यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे दो सीरीज, तो कौन सी दो सीरीज लें, ये 2n-cn है, तो ये 2n मतलब ये 1 + x टू द पावर 2n में जाएगा। ये सेकंड वाले में 2n-1 पावर हो जाने वाली, थर्ड वाले में 2n-2। किन दो सीरीज को लोगे आप, बात नहीं बनती। क्या प्लान किया हमने, इधर ऑब्जर्व किया ये n 2n-cn 2n-1cn। बोले सर हम कैसे सोचेंगे कि ऐसा कुछ करना होगा, ये हिंट दे रहा है आपको। 2n-cn 2n-1cn 2n-2cn 2n-3cn 2n-ncn cn, these gives you the hint that all these are nothing but the coefficients of x raised to power n in different series, in different expansions. Typical question है ना। The coefficient of x raised to power n in 1 + x raised to power 2n, that will be 2n-cn. Coefficient of x raised to power n in 1 + x raised to power 2n-1, that will be 2n-1cn. Coefficient of x raised to power n in 1 + x raised to power 2n-2 is 2n-2cn. अब इसको ऑब्जर्व किया, ये तो हमने समझ ली इस बात को, सॉल्व करना है जिसे coefficient of x raised to power n in nc0 1 + x raised to power 2n minus of nc1 1 + x raised to power 2n-1 plus nc2 1 + x raised to power 2n-2 up to -1 raised to power n ncn 1 + x raised to power 2n-n। फिर ऑब्जर्व किया है 1 + x raised to power n कॉमन आ गया। आफ्टर टेकिंग 1 + x raised to power n कॉमन, क्या मिल रहा है आपको, एक्सपेंशन बन गया, ये t-1 raised to power n का एक्सपेंशन बन गया, जहां पर आपने 1 + x को t लिया हुआ। तो फाइनली सॉल्व करने पे 1 + x raised to power n into x raised to power n, आपको क्या चाहिए, x raised to power n का कोएफिशिएंट कब आएगा, वो कांस्टेंट टर्म में आएगा nc0। जब nc0 में x raised to power n का मल्टीप्लीकेशन होगा तो x raised to power n आएगा, तो nc0 is 1, रिजल्ट इज 1। बढ़िया सवाल है, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच, प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ लुक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन बेस्ड ऑन द सेम अप्रोच विच वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ। अगेन यहां पर भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर कमिंग इन द प्रोडक्ट, लेकिन अब आप पे कंफ्यूजन नहीं है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑल्दो आर कमिंग इन द प्रोडक्ट, लेकिन दो सीरीज का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हियर इट इज 2n-cn 2n-2cn 2n-4cn एंड लाइकवाइज। तो डेफिनेट एक सीरीज चलिए 1 + x raised to power n की, बट सेकेंड सीरीज तो डिफरेंट सीरीज हो जाएंगी, हम बात नहीं कर पाएंगे। 2n 2n-2 2n-4 सब अलग अलग सीरीज में। हमें हिंट ये है 2n-cn 2n-2cn 2n-4cn, all these are nothing but the coefficients of x raised to power n in different series। लिख देते हैं coefficient of x raised to power n in 1 + x raised to power 2n, that will be equals to 2n-cn coefficient of x raised to power n in 1 + x raised to power 2n-2, that will be equals to 2n-2cn। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ये अप्रोच सीखना काफी ठीक रहेगा। ये सारे जो हैं ऑल दीज आर नथिंग बट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x raised to power n। और ये भी क्लियर कर दूं, ये 11th बैचेस में जब हम पढ़ाते हैं तो 11th वालों को उस समय ये नहीं बता पाते, ये उनके लेवल से दैट इज बियॉन्ड। ड्रॉपर्स बैच में 12th बैच में हम डिस्कस कर पाते हैं, 11th में एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चन, बाकी सब कुछ तो हम डिस्कस कर पाते हैं, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर रिलेटिवली बिट डिफिकल्ट। क्या किया हमने, कोएफिशिएंट्स ऑफ x raised to power n in nc0 1 + x raised to power 2n minus of nc1 1 + x raised to power 2n-2 plus nc2 1 + x raised to power 2n-4
up to nth term. ठीक है, थोड़ी सी कलाकारी यहां पर भी 1 प्लस एक्स अल्टरनेट सीरीज प्लस माइनस चल रहा है, 2n देन 2n माइनस 2 देन 2n माइनस 4, कुछ ना कुछ तो एडिशनल सोचना होगा, क्या सोचा जाए। देखो कोएफिशिएंट ऑफ, अरेंजमेंट वाली बात है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n इन NC0 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर रेज़ टू पावर n, राइट, माइनस ऑफ NC1 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस NC2 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर रेज़ टू पावर n minus 2, like this. You can definitely think of what could be the last term. That last term is 1 NCN 1 plus x whole square raised to power n minus n. लास्ट टर्म क्या होगी उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अल्टरनेट प्लस माइनस साइन इज देयर। लास्ट टर्म इसमें जो आने वाली है दैट इज NCN 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर रेज़ टू पावर n माइनस n। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है, अगेन इफ यू ऑब्जर्व हियर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रख दिया हमने t, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रख दिया हमने t, ये हो जाएगा NC0 t रेज़ टू पावर n माइनस NC1 t रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस NC2 t रेज़ टू पावर n माइनस 2, that is again becoming the expansion of t minus 1 raised to power n। आ रही बात समझ में आपको? ये पूरा एडजस्टमेंट मैनिपुलेशन वाला गेम है। दैट इज नथिंग बट t minus 1 जो बन रहा है दैट इज t minus 1 raised to power n। दैट इज व्हाट एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power n in that is 1 plus x whole square minus 1 raised to power n, राइट। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? x raised to power n का कोएफिशिएंट। 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर को अगर आप ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से, यू विल बी गेटिंग इन फैक्ट कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power n in 1 कैंसिल होगा, x स्क्वायर प्लस 2x raised to power n, तो कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power n in x स्क्वायर प्लस 2x raised to power n that is 2 plus x raised to power n, राइट, या x plus 2 raised to power n। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट है x raised to power n का कोएफिशिएंट। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 1 कैंसिल होगा, इट विल बी x स्क्वायर प्लस 2x raised to power n, x कॉमन आ रहा है, x raised to power n कॉमन आ गया, दैट विल बी 2 प्लस x raised to power n। इसका एक्सपेंशन लिख देंगे आप, 2 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n का एक्सपेंशन लिखेंगे, जो पहली टर्म होगी दैट विल बी व्हाट NC0 2 रेज़ टू पावर n x रेज़ टू पावर 0, बाहर x रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लिकेशन में है x रेज़ टू पावर n का, इसका इफ यू राइट द एक्सपेंशन फॉर 2 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, द फर्स्ट टर्म इज NC0 2 रेज़ टू पावर n x रेज़ टू पावर 0 बट मल्टीप्लाइड विद x रेज़ टू पावर n, दैट विल बिकम 2 रेज़ टू पावर। अगेन इंटरेस्टिंग वन, फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर कमिंग इन द प्रोडक्ट बट स्टिल वी हैव नॉट थॉट अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू सीरीज बिकॉज अलग अलग सीरीज वाली बात है यहाँ पर भी। तो वी हैव थॉट अबाउट द कोएफिशिएंट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ x raised to power n in 1 plus x raised to power 2n, that will be 2ncn,
coefficient of x raised to power n in 1 plus x raised to power 2n minus 2, that will be 2n minus 2 cn, and likewise. Overall it is what? That is coefficient of x raised to power n in this expansion. Okay, and then we calculated that. Observe किया 1 plus x raised to power 2n, that is nothing but 1 plus x whole square raised to power n, 1 plus x whole square raised to power n minus 1, likewise. Please note down this. These are the best questions amongst the category of binomial theory. Now look for a new question, some different question but relatively easy question. 1 plus x square whole square into 1 plus x raised to power n is equals to sigma of k equals to 0 to n plus 4 a k x raised to power k. It is given that a1, a2, a3 are in AP. Find the value of n. n की वैल्यू फाइंड आउट करना. एक बात कहीं ना कहीं जो देख के ऑब्जर्वेशन से हमें समझ में आना चाहिए, these two sides are same. LHS is equals to RHS is given. Definitely you will have to think for a1, a2, a3 are in AP. a1, a2, a3 are in AP. That means 2a2 is to a1 plus a3. That definitely our interest is to find out a1, a2 and a3. a1 फाइंड आउट करना है, a2 फाइंड आउट करना है और a3 फाइंड आउट करना है. कहाँ से आएगा a1, a2, a3? LHS is equals to RHS given in the problem. Comparing the coefficient will be getting a1, a2 and a3. सीधी सी बात है जो हमको लगता है. चलिए देखते हैं. 1 plus x square whole square 1 plus x raised to power n is equals to k equals to 0 to n plus 4. एक्सपेंशन लिख दिया जरा. a0 x raised to power 0, a1 x raised to power 1, a2 x square, a3 x cube, up to what? Up to it is going up to a n plus 4 x raised to power n plus 4. मैं यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूँ आपको. ये n plus 4 तो केवल घुमाने फिराने के लिए आपको दिया हुआ है. वेदर इट इज अप टू n और n plus 4 हो या n plus 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. क्यों नहीं पड़ रहा? आपका इंटरेस्ट तो a1, a2, a3 से है. आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं a1x, a1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, a2 x स्क्वायर, a2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड a3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब. ठीक है ना? ये हमारा इंटरेस्ट है. सीधी सी बात है. a1, a2, a3 आर इन AP. दैट मींस ट्वाइस ऑफ a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस a3. a1, a2, a3 x स्क्वायर और x क्यूब के कोएफिशिएंट है. हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से x स्क्वायर और x क्यूब के कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लेंगे और कंपेयर कर लेंगे. सीधी सी बात है. तो लेफ्ट हैंड साइड को अब हमने ऑब्जर्व किया. 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको तो लिख ही दिया जाए सीधे सीधे. LHS में जरा सॉल्व कर रहा हूं. दैट इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n. इसका एक्सपेंशन भी लिख दिया जाए. NC0 प्लस NC1x प्लस NC2 x स्क्वायर NC3 x क्यूब NCn x रेज़ टू पावर n. ठीक है. ठीक. अब क्या करेंगे आप? आपकी जो रिक्वायरमेंट है x का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और x क्यूब का कोएफिशिएंट सेपरेट कर लीजिए. a1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ a1 x का कोएफिशिएंट है. अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे x कब बन रहा है. इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में x कब अपीयर हो रहा है. इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में x अपीयर हो रहा है when 1 is multiplied to NC1x. जब 1 का मल्टीप्लिकेशन NC1x से होता है, that is nothing but NC1. a2 into x square, x square का कोएफिशिएंट है a2. that a2 is x square कब बन रहा है दोस्तों? x square when 2x square is multiplied with NC0 which is constant, तो 2x square का मल्टीप्लिकेशन NC0 से होगा. you will be getting twice of NC0 लिखता हूं मैं, और ये NC2x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा. NC2x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा. यू विल बी गेटिंग दिस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. A3 कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब चेक कर लें जरा. x क्यूब कब बनेगा? 2 बार बनेगा. बोले कब? 1 का मल्टीप्लिकेशन NC3 x क्यूब से होगा. NC3
एंड एट द सेम टाइम NC2x² का मल्टीप्लीकेशन, नो, NC1x का मल्टीप्लीकेशन 2x² से होगा। आर यू गेटिंग दिस? इजी इक्वेशन है भाई। कब कब बन रहा है x, कब बन रहा है x², कब बन रहा है x3, सेपरेट कर रहे हैं। सो A3 इज कोएफिशिएंट ऑफ x³ NC3 into 1 plus twice of NC1। बात बन जाती है। It is given that A1, A2, A3 are in AP, twice of A2 is equals to A1 which is NC1 plus A3 which is NC3 plus twice of NC1। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। दैट्स ओके। ट्वाइस ऑफ A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A3। कैलकुलेट कर लेंगे यार हम। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? देखो, बात डायरेक्ट भी की जा सकती है। NC0 इज 1, NC1 इज n, NC2 इज n(n-1) by factorial 2, NC3 is n(n-1), n-2 divided by factorial 3। In fact, you will be getting some cubic equation in terms of n। जब आप सॉल्व करेंगे, I think you will be getting a cubic equation in terms of n। कर पाएंगे आप इसको? भाई ये तो वैल्यूज पुट करना है दोस्तों। NC0 1, NC1 is n, NC2 is n(n-1) divided by factorial 2, NC3 is n(n-1), n-2 divided by factorial 3। Please put this value, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, you will be getting 3 roots। Can you tell me the roots? क्यूबिक भी बन भी रही है या नहीं बन रही है? क्यूबिक बन रही है। Can you tell me the cubic also? क्यूबिक आपने क्या बनाई देखें जरा। n³ माइनस 26n minus 24 equals to 0। Is that correct? No, आपने बनाया नहीं है सर। It's not correct। चेक करिए, आप ही लोगों को करना है, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं करने के मूड में हूं, है ना। क्या रूट्स आ रहे हैं? थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं। कैसे रूट्स आ रहे हैं? प्रॉपर्ली कैलकुलेशन एरर हो जाएगी तो आपकी पूरी मेहनत खराब होगी दोस्तों, ये बात तो तय है। कैलकुलेशन अगर करेक्ट नहीं है तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। प्लीज कैलकुलेट दैट। क्या रूट्स हैं? आई थिंक इट्स नॉट करेक्ट, वैसे मुझे ऐसा लगता है। चलिए जस्ट गो फॉर द वेरिफिकेशन, चेक कर लीजिए। you'll be getting a cubic equation in terms of n। n के 3 रूट्स आएंगे। प्लीज चेक द वैल्यूज। ये बात ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी हम सॉल्व कर रहे हैं वी आर सॉल्विंग इट फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, n की वैल्यू 0 नहीं होगी। और आपको ये भी चेक करना होगा कि जो भी वैल्यू n की आती है वो डेफिनेटली इसे सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। ये बहुत जरूरी बात। जो भी वैल्यू n की आती है दैट मस्ट सेटिस्फाई द पॉजिटिव हो, लेकिन अगर इसे सेटिस्फाई नहीं कर रही तो नहीं चल पाएगी। ठीक है, अप्रोच इज क्लियर। कर लेंगे, आप सॉल्व करेंगे इसको पूरा। आई हैव गिवन यू द वैल्यूज आल्सो, आपको केवल लिखना है जस्ट यहाँ पर। बताइए व्हाट आर द वैल्यूज? 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज आर देयर इन फैक्ट फॉर n। नो, चलिए प्लीज अटेम्प्ट दैट। That's a clear cut hint for you for this particular question। आप करेंगे इसको। What is that value? शर्मा जी बोलिए, क्या रूट्स आ रहे हैं? 3 रूट्स। ओके, यू आर सॉल्विंग। ओके, सॉल्व दैट। चलिए ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ फाइनली लुक फॉर द 2 concepts। One is about the greatest binomial coefficient and other one is greatest term। एक होता है greatest binomial coefficient और एक होता है ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन। दोनों बिल्कुल डिफरेंट इशू है। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट की अगर बात की जाती है, देखो एक्सपेंशन अगर हम लिखते हैं, इफ आई राइट द एक्सपेंशन फॉर a plus x raised to power n,
that is what in fact NC0 a raised to power n x raised to power 0, NC1 a raised to power n minus 1 x raised to power 1, NC2 a raised to power n minus 2 x square up to NCn a raised to power 0 x raised to power n. ठीक है, इससे जस्ट प्रीवियस टर्म भी आप लिख सकते हैं, आसानी से लिख पाएंगे. दैट विल बी एन सी एन माइनस 1 ए रेस टू पावर 1 एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1. वो तो ठीक है सर, एक्सपेंशन तो आइडिया है, हमें बिल्कुल आइडिया है. दो बातें कर रहे हैं हम. पहले बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट. ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एनसीआर. एनसीआर के बारे में बात कर रहे हैं. और ग्रेटेस्ट टर्म का क्या मतलब होगा? ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब पर्टिकुलर टर्म. कौन सी टर्म है जो ग्रेटेस्ट है, जिसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट है? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट में देखो NC0 दैट इज 1 इज इक्वल टू NCn इज आल्सो इक्वल टू 1. NC1 that is n and NCn minus 1 that is also equals to n because NCR is equals to NCn minus r. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम है, सेकंड और सेकंड लास्ट का बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम है, ये दोनों 1 है फर्स्ट और लास्ट में. देन NC1 is equals to NCn minus 1 that is n. थर्ड टर्म में अगर आप देखोगे तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज NC2 which is nn minus 1 divided by factorial 2. थर्ड लास्ट से इक्वल होगा. आपको क्या लगता है अगर केवल ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट की अगर बात की जाती है तो जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा दैट इज ऑलवेज ऑफ मिडिल टर्म. जो ग्रेटेस्ट टर्म नहीं है, दो अलग अलग बातें हैं. एक है ग्रेटेस्ट टर्म और एक है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट. तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट भैया फर्स्ट और लास्ट का सेम है 1 है, सेकंड लास्ट का n, थर्ड लास्ट का अगर आप देखोगे n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 बढ़ते जा रहा है. जो मिडिल टर्म होगी, मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट होगा. मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑलवेज ग्रेटेस्ट 1. अब दो बातें आ जाती हैं यहाँ पर, बिकॉज शुरुआत जब हमने करी वी हैव डिस्कस अबाउट द जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म. कंसेप्ट ऑफ मिडिल टर्म में इफ यू रिमेंबर करेक्टली, मिडिल टर्म में दो बातें होती हैं बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ n. n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों. इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बिकम n+1 दैट विल बी ऑड. मिडिल टर्म उस केस में कितनी मिडिल टर्म होंगी? सिंगल मिडिल टर्म इज देयर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट मिडिल टर्म? क्या होगी दोस्तों उस केस में? दैट मिडिल टर्म that is of total number of terms will become odd. जो middle term होगी that will be n by 2 plus 1 term. ठीक है, अगर n odd है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएगी n+1 और उस केस में दो टर्म्स होंगी जो कि मिडिल टर्म होंगी. वन इज n+1 by 2, second is n+3 by 2 term, right? मिडिल टर्म्स की अगर बात की जाती है दैट दोज आर दो टर्म्स है यहाँ पर n+1 by 2 एंड n+3 by 2 टर्म. ये दो टर्म मिडिल टर्म है और इनके जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होंगे वो ग्रेटेस्ट होंगे. अब सवाल आता है, बोले सर हाउ टू कैलकुलेट द बाइनोमियल कोएफिशिएंट? क्यों, क्या दिक्कत है? बिल्कुल कैलकुलेट कर पाएंगे. देखो जनरल टर्म क्या होगी? जनरल टर्म इज TR+1 टर्म. TR+1 टर्म इज R a raised to power n minus r x raised to power r. फाइन दोस्तों, मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा? बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म of middle term कब? जबकि n इवन है तब. कौन सी टर्म मिडिल टर्म में? दैट इज n by 2 plus 1 टर्म. डायरेक्टली कुछ चलेगा? n by 2 plus 1 टर्म में, n by 2 plus 1th टर्म में जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा
टी आर प्लस वन में क्या होता है, एनसीआर, तो एन बाई टू प्लस वन टर्म में क्या होगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। व्हाट इज दैट बाइनोमियल कोएफिशिएंट हियर, डायरेक्टली नहीं बता सकते आप, बिल्कुल बताएंगे, एन बाई टू प्लस वन, इट इज एनसी, एनसी एन बाई टू। पूरी टर्म क्यों लिखूं, मेरा इंटरेस्ट अभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट से, एनसी एन बाई टू। ठीक है, बात खत्म। आप इसे ध्यान रख सकते हैं, और नहीं रखें तो फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है इसमें, क्या ध्यान रखना। अब बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात की जाए ऑफ मिडिल टर्म व्हेन एन इज ऑड, जो इंडेक्स है वो ऑड है, ठीक है। बोले सर अब यहाँ पे दो टर्म मिडिल टर्म होने वाली हैं, तो उनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर मैं लिखूंगा तो क्या होंगे, तो ध्यान से देखिएगा, एन सी एन प्लस वन बाई टू टर्म, एक तो ये होगा भाई, एन बाई टू प्लस वन था तो आप समझ सकते हैं, आर प्लस वन टर्म में एनसीआर, एन प्लस वन माइनस टू, एन माइनस वन बाई टू, और सेकंड क्या होगा दोस्तों, एन सी एन प्लस थ्री बाई टू माइनस वन, इन पर इट इज वॉट, एन सी एन प्लस वन बाय, अब यहां पे आके अटक जाएंगे कुछ। बोले सर बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ये दो टर्म मिडिल टर्म है, और दो टर्म अगर मिडिल टर्म है तो ये दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट हैं। बोले सर दो थोड़े ना हो सकते हैं, दो ग्रेटेस्ट क्यों होंगे, ये तो डिफरेंट है सर, एन सी एन माइनस वन बाई टू और एन सी एन प्लस वन बाई टू, ये तो डिफरेंट है। आप कैसे बोल रहे हो कि दोनों के बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम होंगे। बिल्कुल आपको तुरंत क्लिक करेगा, क्लिक कर देना चाहिए, बोले सर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, एन सी आर की वैल्यू एन सी एन माइनस आर की वैल्यू के बराबर होती है। आप जरूर वेरीफाई कर सकते हैं, दीज टू आर सेम। आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखना है, पॉइंट केवल इतना सा है कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात की जाती है, दैट इज ऑलवेज ऑफ मिडिल टर्म, केवल मिडिल टर्म की बात ध्यान रखिएगा। मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट होता है, एन इवन है तो the middle term is n by 2 plus 1 term, binomial coefficient is nc n by 2। अगर binomial coefficient की बात की जा रही है जबकि n odd है, मिडिल टर्म दो होंगी, n plus 1 by 2 और n plus 3 by 2, राइट, और ये उनके binomial coefficients होंगे, nc n minus 1 by 2 and nc n plus 1 by 2, and those two are same because ncr is equals to nc n minus r। ठीक है, ये फैक्ट्स है जो पता रहना चाहिए। दैट इज अबाउट द डिस्कशन अबाउट द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द ग्रेटेस्ट टर्म प्रेजेंट इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। दैट्स अ डिफरेंट इशू। ग्रेटेस्ट टर्म की जब बात आएगी तो ही विल बी गिविंग यू द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स, उसके अकॉर्डिंग बात की जाएगी। फर्स्ट नोट डाउन दिस। नाउ लुक फॉर द कंसेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट टर्म इन प्रेजेंट इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस अबाउट द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, वो सिंपल है, मिडिल टर्म का होगा, बात खत्म। लेकिन ग्रेटेस्ट टर्म की बात की जाती है तो ग्रेटेस्ट टर्म के लिए पहली बात तो ये कि प्रॉब्लम में जो भी एक्सपेंशन दिया है पर्टिकुलर वैल्यू इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। जब आप, द प्रोसीजर इज सिंपल बट हम डिस्कस करते हैं उसे। देखो, इफ आई टेक द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स रेस टू पावर n, a प्लस एक्स रेस टू पावर n का अगर मैं एक्सपेंशन लेता हूं, हम क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट कर लेंगे, या इसमें अगर इन जनरल पहले बात कर ली जाए, इफ आई से टी आर प्लस वन टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म, टी आर प्लस वन टर्म इज ग्रेटेस्ट टर्म, हम अज्यूम करें, इफ आई से टी आर प्लस वन इज द ग्रेटेस्ट टर्म, इफ टी आर प्लस वन इज द ग्रेटेस्ट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं, टर्म की वैल्यू ही ग्रेटेस्ट है उस पूरे एक्सपेंशन में, r प्लस वन टर्म जो है इट इज हैविंग द ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो टी आर प्लस वन इज द ग्रेटेस्ट टर्म। अगर टी आर प्लस वन ग्रेटेस्ट टर्म है, उस केस में आई कैन डेफिनेटली से टी आर प्लस वन जो ग्रेटेस्ट है तो वो सभी से बड़ा होगा, टी आर प्लस वन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू टी आर।
अब यहाँ पर फिर पॉइंट आ जाता है, आपने कहा आर प्लस वन टर्म अगर ग्रेटेस्ट टर्म है तो टी आर प्लस वन ग्रेटर देन टी आर लिखो आप, उससे प्रीवियस टर्म से भी ग्रेटर होगी और उससे बाद वाले टर्म से भी ग्रेटर होगी, बट विल बी टेकिंग इक्वल टू साइन बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टू टर्म्स हैविंग द सेम वैल्यू या टू टर्म्स बीइंग द ग्रेटेस्ट टर्म्स, so we are taking tr plus 1 is greater than equals to tr, ठीक है। अब tr plus 1 greater than equals to tr हमने लिया और यू कैन से जब मैं tr plus 1 अगर लिखूंगा that will be ncr a raised to power n minus r x raised to power r greater than and equals to, or I can write it tr that is nc and sorry r plus 1 में ncr minus 1 a raised to power n minus r plus 1 term में it is n minus r, what will be the here n minus r, what is that, plus 1 minus 1 x raised to power r minus 1, ठीक है भाई। ये r plus 1 टर्म लिखी और tr टर्म लिखी हमने और ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 1 बोल दिया। कुछ छोटी छोटी सी बातें जरूर देख रहे हैं हम, डायरेक्ट करेंगे बाद में। दोस्तों NCR अपॉन NCR माइनस 1 दैट इज नोन टू अस, NCR अपॉन NCR माइनस 1 की वैल्यू होती है n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, दैट इज इनफैक्ट n माइनस r प्लस 1 डिवाइड बाय r इनटू, ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर n माइनस r, इट विल बी n माइनस a रेज़ टू पावर n माइनस r प्लस 1, ठीक है, x रेज़ टू पावर r डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर r माइनस 1 दैट इज x बाय a is greater than or equals to 1. Actually it is n minus r plus 1 upon r into x by a is greater than or equals to 1. देखो होगा क्या, x और a की वैल्यू तो आपको प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, और जहां तक a के लिए भी हम क्या करेंगे, a प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, हम क्या कलाकारी करेंगे, हम विल बी राइटिंग लाइक a रेज़ टू पावर n इंटू 1 प्लस x बाय a रेज़ टू पावर n, और इसे लिख देंगे हम a रेज़ टू पावर n 1 प्लस कैपिटल x रेज़ टू पावर n, ठीक है, सो दैट ये a का दिक्कत खत्म हो जाएगी। विल बी गेटिंग, हम यहां पर जब इसे सॉल्व करेंगे, विल बी गेटिंग n माइनस r प्लस 1, इफ आई टेक दिस केस n माइनस r प्लस 1 डिवाइड बाय r इंटू x बाय a को मैंने कैपिटल x लिख दिया, ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 1, x बाय a को मैंने कैपिटल x लिखा है, ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 1। देखो n की वैल्यू प्रोवाइड रहेगी आपको प्रॉब्लम में, बिकॉज इट इज द इंडेक्स और पावर ऑफ दैट। r आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि ग्रेटेस्ट टर्म आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, x और a की वैल्यूज आपको प्रोवाइडेड है। हाँ, ये जरूर हम ध्यान रखेंगे कि अगर हमने a रेज़ टू पावर n कॉमन लेके 1 प्लस x के फॉर्म में बनाया है, तो यू हैव टू टेक केयर कि जो भी ग्रेटेस्ट टर्म होगी या इनफैक्ट सारी टर्म्स में फाइनली आपको a रेज़ टू पावर n का मल्टीप्लिकेशन तो करना ही होगा। आपने कॉमन लेके बैठे हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट, so n minus r plus 1 upon r into x greater than equals to 1, वैल्यू ऑफ x is provided to you, या फिर x by a की वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो आपको। अब एक और छोटी सी बात, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप मेरे से रेज कर सकते हैं, बोले सर अगर मान लीजिए x की वैल्यू नेगेटिव हुई तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। आपने r plus 1 टर्म को ग्रेटेस्ट टर्म कहा है, और अगर मान लीजिए x की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। हम क्या करते हैं, we put a mod sign there, in fact we put a modulus sign there, और अब क्या करते हैं, now we calculate the value of r। अब हम r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। n is known to you, x is known to you, only unknown is r। क्वेश्चन से देखेंगे बहुत आसानी समझ में आएगा, only unknown is r। r को जब मैं सॉल्व करूंगा तो दो पॉसिबिलिटीज फिर बन जाएंगी। दोस्तों क्या दो पॉसिबिलिटीज बनेगी, जब मैं n की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू पुट कर दी, इनफैक्ट आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्लेस ओनली, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, तो मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको। r is less than and equals to, r is less than and equals to what,
दो पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा कुछ r लेस देन इक्वल टू आई या फिर r लेस देन इक्वल टू आई प्लस एफ, दो पॉसिबिलिटी है। आपने सॉल्व किया, हो सकता है r लेस देन इक्वल टू 5 आ जाए। समझाने के लिए मैं इसको कुछ जैसे लेस देन इक्वल टू 5 आया और r लेस देन इक्वल टू 5 एंड 1/2 ऐसा आ गया। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं कि इंटीजर वैल्यू आ जाए और इंटीजर प्लस सम फ्रैक्शन वैल्यू। बोले सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप जब सॉल्व कर रहे हैं r इज लेस देन इक्वल टू 5.5 अगर आता है, इफ यू आर गेटिंग 5.5, उस केस में जो ग्रेटेस्ट टर्म होगी 5.5, तो लेस देन इक्वल टू 5.5 जो भी टर्म्स होंगी वो तो इंटीजर से, ये बात तो पक्की है। 5.5 के केस में जो ग्रेटेस्ट टर्म ऑकर करेगी दैट विल बी फॉर r इक्वल्स टू 5, और जो ग्रेटेस्ट टर्म होगी दैट विल बी टर्म नंबर 6 बिकॉज वी हैव टेकन tr+1 एज द ग्रेटेस्ट टर्म। इस केस में मैं ग्रेटेस्ट के लिए जब कंसीडर करूंगा तो फॉर ग्रेटेस्ट के लिए आई विल बी टेकिंग r इक्वल्स टू 5, मतलब t6 इज द ग्रेटेस्ट टर्म हियर। लेकिन अगर r लेस देन इक्वल्स टू 5 आता है, सम इंटीजर वैल्यू, मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, फॉर एन एग्जांपल है ना, r लेस देन इक्वल्स टू 5। अब लेस देन इक्वल्स टू 5 में दोस्तों अगर एग्जैक्टली 5 है तब तो 5 हो गया, एग्जैक्टली 5 है तब तो 5 हो गया, लेकिन 5 से अगर लेस है तो उस केस में फोर्थ टर्म, नॉट फोर्थ, r की वैल्यू मुझे 4 भी कंसीडर करना पड़ेगी। दैट मीन्स इफ इट इज इंटीजर, इस केस में मैं 5 और 4 ये दो वैल्यूज कंसीडर करूंगा, और इस केस में t6 और t5 ये दोनों टर्म्स ग्रेटेस्ट क्या होगा? t6 और t5। पॉइंट इज if it is integer value you will be getting two terms as the greatest term and we will be verifying that कि दोनों की वैल्यू सेम आएगी। दो को ग्रेटेस्ट का है, मतलब ऐसे कैसे क्या दोगे? अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट है तो नहीं हो सकता, दोनों की वैल्यू सेम होगी। और अगर इफ यू आर गेटिंग इंटीजर प्लस सम फ्रैक्शन वैल्यू, उस केस में एक ही टर्म ग्रेटेस्ट टर्म होगी। तो प्रोसीजर क्या? प्रोसीजर बड़ा आसान है, इनफैक्ट ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। एंड इन द प्रॉब्लम इट इज प्रोवाइडेड दैट फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, भाई x की वैल्यू 1/2 है तो ग्रेटेस्ट अलग होगी, x की वैल्यू 2 है तो ग्रेटेस्ट की वैल्यू अलग होगी, सीधी सी बात है। तो प्रॉब्लम में प्रोवाइड रहेगा आपको। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बड़ी सिंपल है। इफ इट इज a plus x raised to power n एक्सपेंशन इज गिवन फॉर सम वैल्यू ऑफ x, ग्रेटेस्ट टर्म अगर आपसे पूछा गया है, हम क्या करेंगे? इसको 1 plus x raised to power n के फॉर्म में लेके आ जाएंगे, और a raised to power हमने कॉमन लिया है तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमने कहा r+1 टर्म ग्रेटेस्ट टर्म का है तो r+1 टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू tr। इनइक्वालिटी रिवर्सल नहीं हो, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट अ मॉड साइन देयर, अदरवाइज अगर माइनस साइन है तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर देगा। ये तो हमने सॉल्व करके बता दिया पूरा आपको। n minus r+1 upon r into x by is greater than equals to 1, x by is nothing but x, मॉड के साथ में लिख दिया, नेगेटिव हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r+1 ही हमने ग्रेटेस्ट टर्म कहा है। लेकिन जब मैं सॉल्व करूंगा तो r की वैल्यू के लिए सॉल्व करूंगा, दो केसेस अपीयर होंगे और दोनों में ही रिजल्ट आने वाला है। और ये तो दैट इज जस्ट अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट, विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस, आसानी से हम समझेंगे। प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ लुक फॉर दीज टू क्वेश्चंस। इफ x इज इक्वल्स टू 1/5, क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा वो आपको, इफ x इज इक्वल्स टू 1/5 फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus 4x raised to power 8। And second question is if x equals to 1, find the greatest term in 3 minus 2x raised to power 9। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें। देखो x equals to 1/5 के लिए बात की जा रही है। ये बात तय है कि x equals to 1/5 ग्रेटेस्ट टर्म कुछ डिफरेंट होगी। अगर x equals to 7 देगा तो ग्रेटेस्ट टर्म कुछ अलग आएगी। इसलिए हमने कहा कि डिपेंड करेगा प्रॉब्लम के लिए। जो एक्सपेंशन गिवन है आपको, दैट एक्सपेंशन इज ऑफ 1 plus 4x raised to power 8। ऑलरेडी इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 plus x raised to power n, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा tr+1 टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म, तो tr+1 upon tr greater than or equals to 1, and after solving this n minus r+1 divide by r
इंटू एक्स, जो मॉड एक्स में लिखूंगा मैं, ये कैपिटल एक्स समझ लीजिए, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज नथिंग बट, अब वैल्यू जरा चलिए, n माइनस आर प्लस 1 डिवाइड बाय आर। आप मुझे बता पाएंगे कैपिटल एक्स किसे लिख रहा हूं मैं? 4x, 4x को मैंने कैपिटल एक्स लिखा है। मॉड साइन इसलिए कि नेगेटिव विल रिवर्स द इनइक्वालिटी। हमने कहा टी आर प्लस 1 इज द ग्रेटेस्ट टर्म, टी आर प्लस 1 ग्रेटेस्ट बोल के बैठे हम। राइट, वैल्यू ऑफ n, that is index power 8, 8 minus r plus 1 by r into 4x, x की वैल्यू 1 by 5 के लिए बात की जा रही है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज 4 by 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1, राइट। इसे सॉल्व करता हूं मैं, 9 into 4 36 minus of 4r divided by 5r greater than and equals to 1, right? Solve करेंगे, that will be 9r less than and equals to 36, r is less than and equals to 4. Okay, you are getting an integer value less than equals to 4, less than equals to 4, that means there are two terms which are the greatest terms, है ना। तो r की वैल्यू जो कंसीडर की जाएगी that will be 4 and 3, और जो टर्म होंगी t5 and t4 are greatest terms, right? लेकिन हम यहां पर नहीं छोड़ेंगे, हम आपसे कहेंगे कैलकुलेट करिए, T5 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए एज वेल एज T4 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, और ये वेरीफाई करिए कि दोनों की वैल्यूज सेम आना चाहिए। T5, व्हाट इज दैट T5? कैलकुलेट करें जरा, 1 plus 4x raised to power 8, राइट। इसका जनरल टर्म, what is that general term? tr plus 1 is equals to ncr a raised to power n minus 1, which is 1 here, x raised to power r. दोस्तों t5 that is nothing but 8c4 into 4 into x की वैल्यू गिवन है आपको 4, 1 by 5 के लिए बात की जा रही है, 4 by 5 raised to power 4, that is 8c4 into 4 by 5 raised to power 4, right? और t4 अगर मुझे t4 अगर कैलकुलेट करना है, that t4 that will be equals to 8c3 4 by 3, sorry 4 by 5, x की वैल्यू 1 by 5 raised to power 3। मैं आपसे जरूर कहूंगा, सिंपल सी बात है, जरूर वेरीफाई करिए ये दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए। कितनी आ रही है? 3584 अपॉन 125, दोनों में सेम आ रहा है वैल्यूज, देन सेम इज द वैल्यू फॉर T4, 3584। सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन आपके लिए अगर हमने कहा है कि दो टर्म ग्रेटेस्ट टर्म है तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। एक क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं, यहां पर सब कुछ सॉल्व किया, प्रोसीजर इज क्लियर, सब हो जाएगा। एक छोटी सी बात यहां पर ये आती है कि अगर मान लीजिए ये एक्सपेंशन प्लस वाला था, बोर्ड पे देखिएगा, ये एक्सपेंशन 1 + 4x रेज़ टू पावर 8 था। अगर मान लीजिए एक्सपेंशन 1 - 4x रेज़ टू पावर 8 वाला होता, तो जो डिफरेंस होता पूरा आप सॉल्व करते हो तो सब ठीक है, दो टर्म ग्रेटेस्ट अगर आ रही हैं दैट्स ओके। आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि T5 T4 दोनों ग्रेटेस्ट टर्म निकल के आ रही हैं, लेकिन एक्सपेंशन में अगर माइनस साइन है तो होगा ये कि आपने कहा दोनों टर्म्स ग्रेटेस्ट टर्म है,
लेकिन एक बात तो है, एक्सपेंशन अगर प्लस माइनस साइन वाला है तो अल्टरनेट प्लस माइनस, अगर T5 प्लस साइन के साथ में है तो T4 माइनस साइन के साथ में होगा। आप कहेंगे कि आप कैसे बोलोगे आप दोनों की ग्रेटेस्ट वैल्यू है? भाई अगर माइनस साइन होगा तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, ये तय है दोस्तों, इसीलिए टर्म यूज की जाती है। अगर ऐसा होता है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तब भी ग्रेटेस्ट टर्म दोनों को ही कहा जाएगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ऐसा नहीं कि प्लस वाले को ग्रेटेस्ट बोल दिया, नो। ये जो ग्रेटेस्ट टर्म का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं दैट इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो अगर एक प्लस आए माइनस आए उससे कोई परेशानी नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है, बराबर है, ये ध्यान रखने वाली बात। आ रही बात समझ में आपको? डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, अब जरूर बना पाएंगे आप, करिए, अटेम्प्ट करिए ऐसे भी। दोनों की वैल्यू जरूर वेरीफाई करिएगा, दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए। अगर दो टर्म्स ग्रेटेस्ट टर्म है, ये जरूर हो सकता है कि एक्सपेंशन माइनस साइन वाला हो तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम होगी। प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ लुक फॉर सेकंड क्वेश्चन। इन लोगों का सेकंड हो गया, दे कैन लुक फॉर थर्ड ऑल्सो, सेम अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। इफ x is equals to 1, find the greatest term. Not only greatest term, we will also find out the value in the expansion of 3 minus 2x raised to power 9. देखिए सबसे पहली बात, जो एक्सपेंशन है दैट इज 3 minus 2x raised to power 9। क्या करिए, इसको 1 plus x raised to power n के फॉर्म में ले आइए। 1 plus x raised to power n के फॉर्म में लाने का मतलब है टेक 3 कॉमन आउट ऑफ दिस, ठीक है। 3 raised to power 9, 1 minus 2x by 3 raised to power 9, ठीक है। दैट इज नथिंग बट 1 plus x raised to power n के फॉर्म में, ये कैपिटल X हो जाएगा आपका। हमने कहा tr plus 1 is the greatest term as we have discussed. We'll start with n minus r plus 1 upon r into mod x greater than and equals to 1। ये कैपिटल X लिखता हूं इससे मैं, एक्चुअली इसको इस ढंग से समझिएगा, 3 raised to power 9, 1 plus कैपिटल X raised to power 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू है 9, 9 minus r plus 1 डिवाइड बाय r mod x, that will be what? Minus of 2x by 3 greater than and equals to 1. That is what? 10 minus r divide by r into mod साइन है, आप समझ गए होंगे मॉडुलस साइन क्यों है। माइनस 2x by 3, माइनस विल बिकम पॉजिटिव। वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू 1 के लिए बात कर रहे हैं, कीप x इक्वल्स टू 1, दैट विल बी 2 by 3 greater than and equals to 1, right? That is what? 10 minus r into 2, 20 minus 2r is greater than and equals to 3r. Again, r is coming less than equals to 4. r is coming less than equals to 4. That means again integer value. Two terms are there which are having the greatest value. That is for greatest, अगर 4 point something कुछ होता तब कोई दिक्कत नहीं थी, 4 point something, in that case you will be taking r equals to 4 only, and t5 is the greatest term। और ये जो भी greatest term है, we are talking in the sense of numerically greatest term। For greatest term r equals to 4 and r equals to 3, that means t5 and t4 are the greatest term, that will be equals to in the expansion of। अब देखो दोस्तों एक बात ध्यान रखने वाली है, ये 3 raised to power 9 को मत भूलिएगा, that is there in the multiplication, है ना, that is 3 raised to power 9 हम लिख ही लेते हैं सबसे पहले, into NCR, वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू 9, 9CR, r की वैल्यू 4 into 1
into x which is minus of 2x by 3, value of x is 1 raised to power 4, right? t4 देखूंगा, that is t3 plus 1, that is again 3 raised to power 9 into 9c3 into minus of 2 by 3, राइट? डेफिनेटली आप ऑब्जर्व करेंगे एक टर्म पॉजिटिव साइन के साथ में, एक टर्म नेगेटिव साइन के साथ में, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो। 3 raised to power 9 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों कर दिया? बिकॉज आई हैव टेकन कॉमन हियर, ठीक है? यू गॉट द ग्रेटेस्ट टर्म इजीली। व्हाट अबाउट द थर्ड वन, आप डायरेक्ट बता पाएंगे? एनीबॉडी हैज सॉल्व्ड? ये बात ध्यान रखेंगे हम, 3 minus 5x raised to power 11, टेक ये इजी कर देता है, 3 को कॉमन ले लीजिएगा और फिर 1 plus x raised to power n के टर्म्स में बना लीजिएगा, सेम प्रोसीजर। यहाँ पर एक टर्म ग्रेटेस्ट है या दो है? अगेन 2 terms आर ग्रेटेस्ट, फाइन, ठीक है, अच्छी बात है। कर पाएंगे थर्ड वन? आई थिंक अप्रोच इज क्लियर। डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस, यू कैन स्टार्ट विद दिस, और बट बिफोर ऑफ दैट मेक श्योर कि आपने उसको 1 plus x raised to power n के फॉर्म में लेके आ गए ना, ये जरूरी बात। सॉल्व दैट करेक्टली, यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। 2 टर्म ग्रेटेस्ट आ रही हैं, 2 हो सकती हैं। अगर ये 4 and समथिंग, सम 4 point समथिंग कुछ होता तो उस केस में r equals to 4 लेते और t5 ग्रेटेस्ट टर्म होता। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, ये कंसेप्ट भी क्लियर है आपको, सो एवरीथिंग इज क्लियर देयर प्लीज, ठीक है? जस्ट नोट डाउन दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बट again on a different approach. You have to prove that root 2 plus 1 raised to power 6 plus root 2 minus 1 raised to power 6 is equals to, that value is equals to 198. ऐसा प्रूव करना है आपको। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन एक कंसेप्ट है यहाँ पर। एंड सेकेंडली आपको शो करना है, शो दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट 2 plus 1 raised to power 6, सेकेंड पार्ट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट 2 plus 1 raised to power 6 is 197। ये 2 क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट वन इज अबाउट, ये प्रूव करना है आपको दैट रूट 2 plus 1 raised to power 6 plus रूट 2 minus 1 raised to power 6 is 198। और सेकेंड पार्ट आपको इसी में बताना है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट 2 plus 1 raised to power 6 इज 197। इंटीग्रल पार्ट की अगर बात की जाती है, आप जानते हैं इंटीजर वैल्यू, भाई वो जो टोटल वैल्यू अगर मान लीजिए 100.5 आती है, मान लीजिए अगर उसकी वैल्यू 100.5 है, तो 100 इज द इंटीजर पार्ट एंड 0.5 इज द फ्रैक्शनल पार्ट दैट यू आर अवेयर ऑफ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। दोनों एक्सपेंशंस को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, रूट 2 plus 1 raised to power 6, रूट 2 plus 1 raised to power 6, डेफिनेटली इस एक्सपेंशन में देयर आर 7 टर्म्स, इस एक्सपेंशन में 7 टर्म्स होने वाली हैं। दोज आर 6c0 रूट 2 raised to power 6, 6c1 6c2 रूट 2 raised to power 4 and up to 6c6 root 2 raised to power 0, right? If I take root 2 minus 1 raised to power 6, that will be 6c0 root 2 raised to power 6, 6c1 root 2 raised to power 5 but minus 1 raised to power 1, right? अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, ठीक है? 6c6 root 2 raised to power 0 and minus 1 raised to power 6, right? पॉइंट यहां पर जो ऑब्जर्व करने का है, रूट 2 plus 1 raised to power 6, अगर मैं आपसे कहूंगा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, टर्म्स तो 7 ही है, इसमें टर्म्स तो 7 ही है, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं ओनली फॉर रूट 2 plus 1 raised to power 6 इसकी वैल्यू बता दो, आप दिक्कत में आ जाओगे। क्यों दिक्कत में आओगे? If I ask you the value of root 2 plus 1 raised to power 6, इसकी वैल्यू क्या है? बोले टर्म्स तो 7 है, बोले हम कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं, कैलकुलेट करने में एक परेशानी आएगी, और जो परेशानी होगी दैट इज
देखो रूट टू रेस्ट टू पावर 6 दैट इज नथिंग बट 2 क्यूब 8, रूट टू रेस्ट टू पावर 4 दैट इज 2 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इर्रेशनल टर्म्स में, रूट टू रेस्ट टू पावर 5 irrational value is there, root 2 raised to power 3 irrational value, एक रूट 2 तो बचा रहेगा, irrational value is there, कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर हम रूट 2 प्लस 1 रेस्ट टू पावर 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 रेस्ट टू पावर 6 की वैल्यू की बात करते हैं कि प्रूव करो ये 198 है या इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, हम आसानी से कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं कि जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये है, इरेशनल टर्म्स से दोनों को ऐड करने पर आफ्टर एडिंग दिस टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इरेशनल टर्म्स कैंसिल हो जा रही हैं। रूट 2 रेस्ट टू पावर 5, रूट 2 रेस्ट टू पावर 3 एंड रूट 2, ये तीनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। आ रही बात समझ में? जो इरेशनल टर्म्स आपको दिक्कत दे रही थी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। दैट इज नथिंग बट रूट 2 प्लस 1 रेस्ट टू पावर 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 रेस्ट टू पावर 6, दैट इज नथिंग बट जो इरेशनल टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और रिमेनिंग टर्म्स जो कि इंटीजर हैं वो डबल हो जाएंगी। दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ C0 रूट 2 रेस्ट टू पावर 6 प्लस 6C2 रूट 2 रेस्ट टू पावर 4 प्लस 6C4 रूट 2 रेस्ट टू पावर, ठीक है ना। द लास्ट वन 6C6 रूट 2 रेस्ट टू पावर 0। और इसको कैलकुलेट करने में आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। 6C0, 6C2, 6C4, 6C6 दोज आर इंटीजर वैल्यूज, बाइनोमियल कोएफिशिएंट से, रूट 2 रेस्ट टू पावर 6, रूट 2 रेस्ट टू पावर 4, ये भी दिक्कत नहीं है, इजीली आप कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग दैट वैल्यू इज कमिंग एज 198। बहुत आसानी से प्रूव हो जाता। बोले सर इसमें क्या खास बात? इसमें खास बात ये है कि इन दोनों एक्सपेंशन हैं, एक है रूट 2 प्लस 1 रेस्ट टू पावर 6 है, एक है रूट 2 माइनस 1 रेस्ट टू पावर 6, इन दोनों को ऐड करने पर इरेशनल टर्म्स कैंसिल हो गई, इरेशनल टर्म्स कैंसिल हो गई। सेकेंड पार्ट इज प्रूव दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट 2 प्लस 1 रेस्ट टू पावर 6 इज 197। रूट 2 प्लस 1 रेस्ट टू पावर 6 का इंटीग्रल पार्ट 197 होगा, ऐसा प्रूव करना है। एक्चुअल में यहाँ तो काफी कुछ गिवन है, आपको तो रिलेटिवली आसान है फाइंड आउट करना। ध्यान से देखिएगा, रूट 2 प्लस 1 रेस्ट टू पावर 6 का इंटीजर पार्ट पूछता है, दैट कैन बी रिटन एज 198 माइनस ऑफ रूट 2 माइनस 1 रेस्ट टू पावर 6। रूट 2 माइनस 1 की अगर मैं बात करता हूं, मैं डायरेक्टली डिस्कस कर रहा हूं, रूट 2 वैल्यू इज 1.414, ठीक है। तो 1.414 माइनस 1 दैट विल बी 0.414 रेस्ट टू पावर 6, फ्रैक्शनल वैल्यू की पावर 6 फ्रैक्शनल ही रहेगा, डेफिनेटली लेस देन 1 रहेगा, इनफैक्ट लेस देन 0.414 रहेगा। फ्रैक्शनल वैल्यू की पावर इंक्रीज करोगे वैल्यू विल डिक्रीज, समझ रहे हैं कि आप? रहेगी तो इट्स अ फ्रैक्शनल वैल्यू, दैट इज नथिंग बट 198 माइनस फ्रैक्शनल वैल्यू। तो 198 माइनस फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब 197 प्लस सम फ्रैक्शनल पार्ट। तो रूट 2 प्लस 1 रेस्ट टू पावर 6 का इंटीजर पार्ट कितना हो गया? रूट 2 प्लस 1 रेस्ट टू पावर 6 का इंटीजर पार्ट 197। इंटीजर पार्ट ऑफ रूट 2 प्लस 1 रेस्ट टू पावर 6 इज 197। सर इजी क्वेश्चन है, हाँ इजी है, लेकिन हमने यहाँ पर एक बात देखी, हमने इरेशनल टर्म्स कैंसिल हो गए यहाँ पर, ये दोनों एक्सपेंशंस को ऐड किया गया। नाउ लुक फॉर द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। क्लियर है? फर्स्ट नोट डाउन दिस। नाउ लुक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन अप्रोच एंड इनफैक्ट इसी क्वेश्चन के टाइप का कोई सवाल जेई में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। 2 प्लस रूट 3 रेस्ट टू पावर n इज इक्वल टू i प्लस f। i और n जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, f इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू विच इज इन बिटवीन 0 एंड 1,
प्रूव करना है आपको I इज एन ऑड इंटीजर, पहली बात, और दूसरा ये प्रूव करना है आपको दैट 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ इज इक्वल टू 1, ऐसा प्रूव करना है। पहली बात आपको प्रूव करना है I इज एन ऑड इंटीजर, I ऑड इंटीजर है, ठीक है भाई। 2 प्लस रूट 3 रेज़ टू पावर n, अभी प्रीवियस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, रूट 2 प्लस 1 रेज़ टू पावर 6, उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है 197 पॉइंट समथिंग। 197 इज द इंटीग्रल पार्ट देयर एंड पॉइंट समथिंग वॉट एवर इज देयर दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट, दैट्स व्हाट इज देयर। 2 प्लस रूट 3 रेज़ टू पावर n इज I प्लस f, I इज द इंटीग्रल पार्ट, f इज द फ्रैक्शनल पार्ट देयर, ठीक है। मुझे बताना है, क्या बताना है कि I जो है, जो इंटीजर पार्ट है, वैल्यू नहीं पूछा उसने पूछा है कि I जो है वो एक ऑड इंटीजर होगा, एक तो ये, एंड द सेकंड इज 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ इक्वल्स टू 1। देखो परेशानी अगर इस एक्सपेंशन की बात करता हूं मैं, आई प्लस एफ, एंड इफ आई राइट द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन तो हम लिख सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, एन सी 0 2 रेज़ टू पावर n रूट 3 रेज़ टू पावर 0 एन सी 1 I plus f, that is equals to NC0 2 raised to power n root 3 raised to power 0, NC1 2 raised to power n minus 1 root 3 raised to power 1, NC2 2 raised to power n minus 2 root 3 square up to NCN 2 raised to power 0 and root 3 raised to power n, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, रूट 3 raised to power 0, रूट 3 raised to power 1, रूट 3 स्क्वायर अप टू रूट 3 raised to power n। अब I प्लस एफ में मैंने आपको समझाने के लिए इतना एक्सपेंशन भी लिखा है यहाँ पर, I प्लस एफ, और आपको प्रूव करना I इज एन ऑड इंटीजर। आपकी परेशानी यहां पर भी वैसी है जो प्रीवियस केस में थी, क्या थी यार, ये इरेशनल वैल्यू रूट 3 रेज़ टू पावर 0, रूट 3 रेज़ टू पावर 2, रूट 3 रेज़ टू पावर 4 तो इंटीजर है, दैट्स फाइन, इरेशनल को कौन कैलकुलेट करेगा? अब प्रीवियस क्वेश्चन में तो रास्ता भी था उसका वहां पर, बिकॉज इट वाज रूट 2 प्लस 1 रेज़ टू पावर 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 रेज़ टू पावर 6। ऐड करने पर क्या हुआ था कि इरेशनल टर्म्स कैंसिल हो गई थी। इस बार तो बोले सर सीरीज दी नहीं है, नहीं दी है तो हम अपनी तरफ से लेने, सीरीज इज नॉट गिवन देयर। हमने देखा प्रॉब्लम क्या है और उसको देखते हुए वी हैव टेकन अ सेकंड सीरीज इज 2 माइनस रूट 3 रेज़ टू पावर n। 2 माइनस रूट 3 इज द फ्रैक्शनल वैल्यू, रूट 3 इज 1.731 और 2 माइनस 1.7 कुछ करूंगा फ्रैक्शनल वैल्यू। मैंने एक सीरीज कंसिडर करी अपनी तरफ से, इट्स अ फ्रैक्शनल वैल्यू 2 माइनस रूट 3। बोले सर कैसे सोचेंगे? आप ही को सोचना है। क्यों सोचेंगे? इरेशनल टर्म्स के एलिमिनेशन के लिए सोचेंगे। दैट इज नथिंग बट इसको हमने एफ डैश कंसिडर किया, इसको हमने एफ डैश कंसिडर किया। एफ डैश बोले सर एफ डैश क्यों ले रहे हो? बिकॉज इट्स अ फ्रैक्शनल वैल्यू। देखिएगा ध्यान से, एन सी 0 2 रेज़ टू पावर n रूट 3 रेज़ टू पावर 0 माइनस रूट 3 रेज़ टू पावर 0, NC1 2 raised to power n minus 1 minus root 3 raised to power 1 and likewise NCN 2 raised to power 0 minus root 3 raised to power n, right? आप जब ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ दैट f की जो रेंज है f इज फ्रैक्शनल वैल्यू 0 से 1। व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट f डैश? f डैश इज ऑल्सो इन बिटवीन 0 एंड 1, ये भी तो फ्रैक्शनल वैल्यू है। 2 माइनस 1.7 कुछ करोगे दैट्स अ फ्रैक्शनल वैल्यू। हमने क्या किया, इसको फर्स्ट कहा, इसे सेकंड कहा, और अब हम सोचते हैं ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें सो दैट इरेशनल हमारे कैंसिल हो जाएं। डेफिनेटली जब मैं ये रूट 3 रेज़ टू पावर 1 और ये माइनस रूट 3 रेज़ टू पावर 1 दोनों को ऐड कर दिया जाए so that irrational terms का elimination हो जाएगा। So
आई प्लस एफ डैश दोनों को ऐड कर दिया, आई प्लस एफ और उसमें एफ डैश ऐड किया। आप ये ऑब्जर्व करेंगे जितनी भी इरेशनल टर्म्स हैं जो हमें परेशान कर रही थी वो कैंसिल हो गई और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो ऐड हो गई। दैट इज नथिंग बट 5 ठीक है। इट इज व्हाट इम्पैक्ट, दोस्तों जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है डेफिनेटली NC0 NC1 NC2 ये तो सब बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, सब पॉजिटिव है, इंटीजर होंगे ये अप टू इनटू इंटीजर। दैट इज व्हाट इवन वैल्यू है। I plus f dash is an even integer, I plus f dash एक even integer है। मुझे प्रूव करना है, फिलहाल मुझे बताना है I एक ऑड इंटीजर है, ऐसा प्रूव करना है। बोले सर कैसे करेंगे? देखो बहुत अलग अलग रास्ते हैं इसको बताने के, कैसे कमेंट करेंगे। हमें बताना है I इज एन ऑड इंटीजर, कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोचा जाए बात बन जाएगी। हाउ कैन यू प्रूव दैट? ये सब ठीक है, प्रॉपर स्टेप्स हैं, देखो बता ही दिया जाए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, f is what? f is given in the problem itself, it's a fractional value 0 से 1। f dash क्या है? ये आपने अपनी तरफ से लिया है, that is what? in between 0 and 1। फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं दोनों, f dash तो आपने अपनी तरफ से लिया है ना। दोस्तों f plus f dash अगर मैं कहता हूं तो कैन यू टेल मी द रेंज प्लीज? f plus f dash की रेंज बता पाएंगे आप मुझे? f की रेंज है 0 से 1, f dash की रेंज है 0 से 1। मैं दोनों के सम की बात कर रहा हूं, ज्यादा मत सोचिए। 0 से 2, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2। अब ध्यान से थोड़ा सा इधर देख लें, i क्या है? i पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर इवन नंबर माइनस ऑफ f प्लस एफ डैश। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, i इज एन इंटीजर वैल्यू, इवन नंबर माइनस ऑफ f प्लस एफ डैश, इवन नंबर माइनस ऑफ f प्लस एफ डैश। f प्लस एफ डैश देखो ये इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर, इवन नंबर इज इंटीजर, i इज इंटीजर। यार एक सीधी सी बात है, इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो इंटीजर आएगा। इंटीजर, if you subtract integer then only you will be getting integer। इंटीजर में से अगर आपने कुछ फ्रैक्शनल पार्ट सब्ट्रैक्ट किया, you will be getting फ्रैक्शनल वैल्यू। कॉमन सेंस वाली बात, बहुत नॉर्मल सी बात। हमने यहां से कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया? f प्लस एफ डैश मस्ट ऑल्सो बी इंटीजर। भाई ये इंटीजर है, इसमें से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो इंटीजर आएगा आपको। दैट मीन्स f प्लस एफ डैश मस्ट बी इंटीजर। दोस्तों f प्लस एफ डैश की जो रेंज है वो 0 से 2, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2। कितने इंटीजर पॉसिबल हैं 0 से 2 में? ओनली वन इंटीजर इज पॉसिबल विच इज 1। सो f प्लस एफ डैश मस्ट बी इक्वल टू equals to 1। So I is what? Even number minus 1। Even number minus 1 is what? Odd number। What you got? I is an odd integer। प्रूव कर दिया हमने। ऑब्जेक्टिव में आएगा odd even, जैसा भी हम बता देंगे। Even number minus 1 that is odd integer। क्लियर है? तो पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए आपको इरेशनल टर्म्स के। बोले सर ये f डैश हम कैसे सोचेंगे?
ये आपने इसलिए सोचा है सो दैट आप इरेशनल टर्म्स को एलिमिनेट कर पाओ। फिर बोले सर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना, जो भी करेंगे आप प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। आपका टारगेट एक ही है, क्या टारगेट है? इरेशनल टर्म्स का कैंसिलेशन, इरेशनल टर्म्स का कैंसिलेशन, सीधी सी बात है, दैट इज योर टारगेट। अब अगर हम ये आपसे पूछते, ये तो हमारा काम हो गया, अगर मैं आपसे f माइनस एफ डैश की रेंज पूछूं तो बता सकते हैं आप मुझे? मान लीजिए अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो f माइनस एफ डैश आएगा। कैन यू टेल मी द रेंज ऑफ f माइनस एफ डैश? कैन यू टेल मी द रेंज फॉर f माइनस एफ डैश? f is 0 से 1, f dash is also from 0 to 1. I am talking about f minus f dash. आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इट इज -1 to 1। एरर क्यों होना है? समझाने वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। f is 0 to 1, f dash is 0 to 1। देखो अगर मान लीजिए f 0 से तो ग्रेटर है बट इट इज नियर टू 0 एंड f डैश इज नियर टू 1, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो -1, उससे पॉजिटिव आएगा। और मान लीजिए अगर ये f इज नियर टू 1 बट f डैश इज नियर टू 0, तो वो डिफरेंस 1 आएगा, -1 से 1 के बीच में। ओनली इंटीजर वैल्यू हियर इज 0। अगर जरूरत लगेगी, कब जरूरत लगेगी? बोले सर कब जरूरत लगेगी? अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? दैट इज अप्रोच। नाउ लुक फॉर द सेकेंड पार्ट ऑल्सो, वो डायरेक्ट है, उसे देख लीजिएगा। 1 माइनस एफ इज इंटू आई प्लस एफ इक्वल टू 1 प्रूव करना है। मैं इधर ही स्टेप पे कर रहा हूं। मैं देखो एफ प्लस एफ डैश कितना हुआ? 1। 1 माइनस एफ कितना हुआ? एफ डैश, ठीक है ना, एफ डैश, दैट इज व्हाट इन फैक्ट एफ डैश इंटू आई प्लस एफ, राइट। एफ डैश क्या है? दैट यू हैव टेकन फ्रॉम योर साइड 2 minus root 3 raised to power n। I plus f कितना है? That is given in the problem itself, 2 plus root 3 raised to power n। a plus b, a minus b, a square minus b square, 4 minus 3, 1, 1 raised to power 1, 1 raised to power n is 1, result is 1। आसानी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केवल एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखना है, इरेशनल टर्म्स का एलिमिनेशन, और उसके लिए सीरीज कंसीडर करना है, दैट इज द ओनली पॉइंट। क्लियर है? आपको बिल्कुल क्लियर है भाई? आई 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ वैल्यू फाइंड आउट करना थी, प्रूव करना था, इट इज 1। तो एफ प्लस एफ डैश इज 1, अभी अभी हमने बताया। तो 1 माइनस एफ कितना है? एफ डैश, इट इज एफ डैश इंटू आई प्लस एफ, यू गॉट द रिजल्ट। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस प्रॉपर्ली, दैट्स अगेन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। एक बार बस पता लगना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस की अप्रोच बन जाता है। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन दिस एंड विल कंक्लूड हियर इटसेल्फ अबाउट द बायनॉमियल कंसेप्ट, बायनॉमियल थ्योरम।